हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने भी देखा था कि हमने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनसे कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उस टॉपिक पर हम ये टॉपिक जो लेके चल रहे हैं। इसमें अभी तक आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना, थायराइड ग्रंथि के बारे में जाना और पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में जाना था। यानी कि ये जो ग्रंथियां हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित करती हैं और उनसे कौन कौन से अगर अधिकता हो जाती है उन हार्मोन्स की हमारे शरीर में और या कमी रह जाती है तो कौन कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, इन सब विषयों पर आपने जाना था। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और अपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप वॉच आउट कर सकते हैं। और अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें समय पर। और आज जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है थाइमस ग्रंथि से है। यानी उसके बाद हम जानेंगे कि थाइमस जो ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वो क्या है और कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये थाइमस ग्रंथि है, अगली ग्रंथि हमारी है। और ये थाइमस ग्रंथि जो है वो प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कही जाती है। यानी प्रतिरक्षी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो पावर होती है, यानी शक्ति होती है, वो प्रतिरक्षा तंत्र ही होता है। अगर हमारा शरीर प्रतिरक्षी है तो हम रोगों से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्रंथि को हम प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं। इससे जो है थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? थाइमोसिन हार्मोन जो है इससे स्रावित होता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। और यह हृदय के समीप पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? आपके हार्ट जो होता है उसके नज़दीक ही पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडी का स्रावण करती है। ठीक है, और यह ग्रंथि बचपन में जो होती है वो बड़ी होती है और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं यानी वयस्क अवस्था में पहुंचते जाते हैं, उस अवस्था में ये धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और इतनी कभी कभी लुप्त हो जाती है कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाती है हमारे शरीर से। ठीक है, तो यह ग्रंथि जो है टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। कौन से साइट लिम्फोसाइट्स हैं? टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन करती है और इसका प्रभाव जो है लैंगिक परिवर्धन एवं प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्धन भी पड़ता है। ठीक है, यह हमारे श्वेत रुधिर कणिकाओं में, यानी जो श्वेत रुधिर व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी WBC जिसको हम बोल सकते हैं, इनमें इनको ट्रेनिंग देने का कार्य करती हैं। ठीक है, इनसे निकलने वाला हार्मोन जो है थाइमोसिन हार्मोन होता है और इस हार्मोन की जो कमी अगर हो जाती है हमारे शरीर में, कमी से क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो हमारा कमजोर हो जाता है। यानी इम्यूनिटी पावर जो है हमारे शरीर की डाउन हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। ठीक है, अगर इम्यूनिटी पावर जो है हमारे शरीर की मजबूत है तो हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे और रोगों से हमारा शरीर जो है वो लड़ता रहेगा। ठीक है, तो ये थी जो है हमने आपको बताया कि थाइमस ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अगली जो ग्रंथि हमारी है वो है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अब हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में यहाँ पे जानेंगे, जिसको कि हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, यानी पैंक्रियाज आप किसको कहते हैं इंग्लिश में? अग्नाशय को कहते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि को हम जो कहते हैं, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अग्नाशय ग्रंथि को हम मिश्रित यानी अंतः और बाहरी ग्रंथि भी कहते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि की श्रेणी में आती है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो मिश्रित ग्रंथि है उसका नाम आपको बताना है। तो हमारे शरीर में जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और यकृत के बाद, ठीक है, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी द्वीपिकाएं होती हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं और इनमें से क्या है, अल्फा और बीटा की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि अग्नाशय ग्रंथि या मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा? अग्नाशय ग्रंथि रहेगी। और यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, और लैंगरहंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं?
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो कहाँ पाई जाएंगी? ये अग्नाशय की ग्रंथि में पाई जाती हैं। अल्फा एवं बीटा की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये भी आपकी अग्नाशय ग्रंथि में पाई जाती हैं। सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनमें ए अल्फा यानी अल्फा जो कोशिकाएं हैं ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं, यानी अल्फा जो कोशिकाएं होती हैं अग्नाशय ग्रंथि में, वो ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण कौन करेगा? ये अल्फा कोशिकाएं करती हैं। और जो रक्त में क्या करती हैं? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं? बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। किसका? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। देखिए, इंसुलिन जब आपका काम नहीं करता है तभी क्या होता है? डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी मधुमेह जिसको बोलते हैं रोग हो जाता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। अगर बीटा कोशिकाएं हमारी खराब होने लगती हैं तो इंसुलिन हमारा नष्ट होने लगेगा, और जो कि रक्त में ग्लूकोज को कम करता है तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, और जिसे हम डायबिटीज या शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो यह एक जो होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन सी? इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जो कि 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसका टीका बेस्ट व बेरिंग ने तैयार किया था। इसका जो टीका था, यानी जो इसका इंजेक्शन है, ठीक है, वो बेस्ट एवं बेरिंग ने तैयार किया था। किसका? इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब आगे देखते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन की कमी से, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज जो रोग होता है वो उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में, और इसकी अधिकता से क्या होता है? हाइपोग्लासीनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोग्लासीनिया हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो रोग हैं, ये आप इनको याद कर सकते हैं। और डायबिटीज तो आपने अधिकांशतः जाना ही है, अधिकांशतः लोग जो हैं इस समय जो है इससे ग्रसित हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या जाना? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में जाना। ठीक है, अब अगली जो हमारी ग्रंथि होती है वो होती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? हमारी अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए, वीडियो में सारी ग्रंथियों को एक साथ ही आपको बता सकता था, बट वीडियो हमारा अधिक लंबा हो जाता और आपको भी पढ़ने में जो है असुविधा होती, बोरियत महसूस होती। तो इस बीच से मैं सिर्फ 2 या 3 ग्रंथियों को लेके चल रहा हूँ, ताकि वीडियो छोटा रहे, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो एड्रिनल ग्रंथि क्या है? एड्रिनल ग्रंथि ये भी हमारी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो है कभी कभी यह जरूरी नहीं कि एड्रिनल ग्रंथि के साथ में अधिवृक्क ग्रंथि लिखा हो, तो खाली से अलग से भी आपका अधिवृक्क ग्रंथि वहां पे दे सकते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है से कौन सा जो है हार्मोन स्रावित होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे जो है वो कार्टिसोल नामक जो हार्मोन है स्रावित होता है। तो दोनों नाम आपको याद करते हुए चलने हैं। ठीक है, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि मिलता जुलता नाम है, या आसानी से जो है आप याद कर सकते हैं इसको। यह वृक्क यानी किडनी के ऊपर स्थित होती है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखिए, अधिवृक्क अगर लिखा होगा तो आपको तो क्लियर ही है कि वृक्क के ऊपर स्थित होगी, यानी किडनी के ऊपर स्थित होगी। लेकिन एड्रिनल अगर ग्रंथि है तो यहाँ से थोड़ा सा समझने में आपको असुविधा महसूस होती है, इसलिए तो आप इसको याद करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो कहाँ स्थित होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है, और यह ग्रंथि संकट यानी क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। किसके दौरान? क्रोध के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहेंगे। अब बात करें कॉर्टेक्स से जो है वो कार्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन जो है स्रावित होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन भी ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन। तो ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन का नाम बताइए। तो आपको जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा नाम बताना है? कि कार्टिसोल हार्मोन आपको नाम बताना है। क्लियर हो गया? आगे हम बात करते हैं कि मेडुला में जो है एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। मेडुला में कौन सा होगा? एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। कॉर्टेक्स में कार्टिसोल और मेडुला में एड्रिनोल हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, एड्रिनल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हार्मोन जो है कभी कभी निकलता है, इस हार्मोन के निकलते ही भूख बंद हो जाती है।
क्या बंद हो जाती है? भूख बंद हो जाती है और हमारी विल पावर बढ़ जाती है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। यानी गुस्से में जो होगा भूख बंद हो जाएगी, और करो या मरो हार्मोन भी इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी व्यक्ति जो है गुस्से में आकर के वो कर सकता है। यह मनुष्य में संकट के समय रक्तदाब, हृदय स्पंदन या ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार आदि बढ़ाकर शरीर को संकट तैयार करता है। ठीक है, तो इससे हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है, ग्लूकोज का स्तर भी बढ़ सकता है, यानी ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। इस तरह से शरीर में जो है क्या है, संकट उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो हार्मोन है वो हमारे शरीर के लिए जो है नुकसानदायक ही होता है, अगर इसकी हम बात करें। ठीक है, तो कुछ तरह से देखें तो कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इनको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम अगले कुछ अभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी रह गई, जैसे पीनियल ग्रंथि रह गई है, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। और उसके बाद में कुछ आपकी अंडाशय में वृषण और टेस्टिस रह गया है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।